हम बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए बिहार हिस्ट्री से या हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय है। पहला प्रश्न है इसका, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, राजा सिताब राय को। प्लासी का युद्ध जून 1757 में अंग्रेज व बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल की हार हुई। युद्ध पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया। राजा सिताब राय को प्लासी युद्ध के बाद बिहार का उप दीवान बनाया गया। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना थी वो मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह के बीच हुआ था। अवध तथा बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेनाओं के बीच सन 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है कैप्टन मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है, मुर्शीद कुली खां ने किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शीद कुली खां द्वारा की गई थी। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। इनके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से भी कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल किया गया, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को बड़े जमींदारों, महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को भी ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था। इस समय तक राज्य और धनी महाजनों तथा वाणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। इस प्रकार धनी महाजनों, साहूकारों और वाणिक जनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन अभिजात वर्ग के रूप में हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, नादिर शाह का आक्रमण सबसे पहले यही घटना हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का 1764 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। नादिर शाह द्वारा 1739 में भारत पर आक्रमण किया गया। इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया की सेना के मध्य हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद में 1892 के आम चुनाव में जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए राइट हो सॉरी ऑप्शन डी राइट होगा, फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट होगा, महाराजा जयसिंह ने किया था। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया, जो दिल्ली में है, बनारस में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अब देखते हैं यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन। इसका जो पहला प्रश्न है, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया है? फ्रांस को। तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा, ऑप्शन इसका ए राइट होगा, वंडीवास का युद्ध जो है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। वंडीवास के युद्ध में ब्रिटिश
युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध 1758-63 का हिस्सा था। वनडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-47 में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ था। वनडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जो व्यक्ति जिस पद पर के लिए योग्यता रखता है उसे बिना किसी भेदभाव की नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस घोषणा का उल्लेख धारा 87 में निहित था। अन्य प्रावधान है चार्टर एक्ट 1833 के। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने की कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड लिटिन था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था। इस समय वायसराय लॉर्ड लिटिन। इसका टाइमिंग पीरियड था 1876 से 1880 था। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित किया गया और कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। दूसरा दिल्ली दरबार जो हुआ था, 1903 में आयोजित किया गया था। उस समय भारत का वायसराय कर्जन था, जिसका टाइमिंग पीरियड 1899 से 1905 था। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था। भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, जिसका टाइमिंग पीरियड 1910 से 1916। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, लॉर्ड क्लाइव था। अब व्याख्या देखते हैं हम इसकी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से ही खुल गया। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया गया तथा वह राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। अगला प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ऑप्शन ए राइट होगा, फ्रांसीसियों के बीच में। वांडीवास का जो युद्ध है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उनको पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजों की जीत हुई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट द लाली ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट द लाली ने किया था। अगला प्रश्न है, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ऑप्शन बी राइट होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका उत्तर होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसकी भारत में स्थापना 1602 में की गई थी। इस कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन ई राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन में पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की, जो 1503 में स्थापित की थी। इसके बाद 1505 में कन्नूर, फिर गोवा, दमन, दीव और हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर ई होना चाहिए, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने
इसका उत्तर सी माना है, जो कि सही नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी माना है, जो कलिकट था। लेकिन पुर्तगालियों ने जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी वो कोचीन में की थी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, कलकत्ता में। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीघाट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट जो है चार्ल्स अय्यर था। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ऑप्शन सी राइट होगा, पुर्तगाली करते थे। पुर्तगाल बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। यहाँ पर उन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाने को स्थापित किया था, जो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारत आने वाले वाणिज्यिक कंपनियों में पुर्तगीज प्रथम थे। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 में कलिकट भारत में समुद्र तट पर उतरा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली माने गए। अगला प्रश्न है, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, उस राजकुमार का क्या नाम था? तो चार्ल्स सेकंड नाम था। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन बेंग्रांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन सी होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। 1509 में इसने भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया है इसको। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, अल्मीडा हुआ था। 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कन्नूर, गोवा, दामनदीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1505 में फ्रांसिस्को डा अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मीडा 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में वायसराय बनकर आया। इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध का तात्कालिक कारण था, ऑप्शन डी राइट है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो ऑप्शन बी राइट होगा, थॉमस बेस्ट ने सौली नामक स्थान पर पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था विलियम हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की है, ऑप्शन डी राइट होगा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने
अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1611 में स्थापित थी। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, सारण में हुआ था। फतेह शाही का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिला और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह में से ये पहला विद्रोह था। यह विद्रोह छापामार युद्ध था। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों से भाग गए और वह अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उसके पिता हैदर अली ने उसे शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी। हैदर अली ने उसे शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए राइट होगा, शाह शुजा से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर शाह शुजा से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकर चकिया से संबंधित थे। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं झेलम के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। 1798-99 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया। 1800 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान की राजनैतिक शक्ति का पतन हो गया और 1809 ईस्वी में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रणजीत सिंह के यहाँ पहुंचा और कोहिनूर उन्हें भेंट के रूप में दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? तो बंगाल के नवाबों में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट होगा, सिराजुद्दौला। प्लासी के 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, हैदराबाद का जो निजाम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। दक्षिण भारत में 1794 में विजयनगरम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने पर 3 लाख रुपए की भेंट देने का मजबूर किया था। राजा ने जब इसे अस्वीकार कर दिया तो कंपनी ने उनकी जागीरें जब्त कर ली। राजा ने विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार डिंडीगुल तथा मालाबार के पालीगारों ने भी अंग्रेजी भूमिका व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1801 से 5 ईस्वी तक अभ्यापित जिलों तथा उत्तरी आर्काट के जिलों के पालीगर का विद्रोह चलता रहा। 1805 ईस्वी में बेलजली ने श्रवणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा ने संधि की शर्तों से अप्रसन्न होकर सहायक कर देने से मना कर दिया। अंग्रेज रेजिडेंट के धृष्टतापूर्ण कार्यों के विरुद्ध दीवान बेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। हैदराबाद का निजाम सदैव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा और उसने कभी भी उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। अगला प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी तो कब प्रदान की थी? तो ऑप्शन ए राइट होगा, 12 अगस्त 1765 को शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को
26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। 12 अगस्त 1765 को दिया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ऑप्शन इसका मोहम्मद राजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद राजा खां को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था। राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, शाह आलम द्वितीय को। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, परंतु 1772 में मराठों या महादर्जी सिंधिया के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली लौटा। शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय मुगल शासक बना। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। बेवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दें तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया और टीपू के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना असंभव हो गया था। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था कि हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया था। कॉर्नवालिस ने कहा था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर, ऑप्शन डी राइट होगा, 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसके नेतृत्व में पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेजों की विजय हुई थी। अब देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसका पहला प्रश्न है, किसने बंगाल में माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन सी राइट होगा, होल्ट मैकेंजी ने बंगाल में माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी। माहलवारी का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में होल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% पर लागू थी। ब्रिटिश भारत के 30% पर लागू थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो ऑप्शन सी होगा, स्थायी बंदोबस्त के द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में प्रारंभ की गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि या जमीन का स्वामित्व जमींदार को दे दिया गया तथा किसानों को किसान भूमिहीन हो गए, जिसके कारण किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा, तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 1792 ईस्वी में आधुनिक तमिलनाडु के 12 महल जिले में प्रारंभ की गई थी। यह व्यवस्था मूल रूप से वर्ष 1820 में मद्रास या तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या है, यह मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसियों तथा असम के कुछ भागों में शुरू की गई थी। यह व्यवस्था लगभग रैयतवाड़ी जो है 51% भूमि पर फैली थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो ऑप्शन इसका
डी राइट होगा मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा की गई थी। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना 1857 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन इस 1859 में किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा 1876 से 1878 के बीच में। भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सबसे बड़ा अकाल 1876 से 1878 में पड़ा। यह संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। इसमें 50 लाख व्यक्ति मारे गए थे। इसके बाद सन 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब थे। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अकाल संहिता की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई थी? अकाल संहिता की स्थापना स्ट्रेची आयोग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार की गई है। इसमें साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों की आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची दी गई थी। अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव मैकडॉनल्ड आयोग ने किया था। अगला प्रश्न है, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो इसका ऑप्शन ई राइट होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन में व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसमें तथाकथित होम चार्जेस या देशी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों के पेंशन शामिल थे। देशी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। अगला प्रश्न है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस पद्धति में सीधे किसानों से कर वसूला जाता था। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूस्वामी होता था और वह व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता जो है थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के वारामहल जिले में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, जमींदार, ये राइट होगा। ब्रिटिश कालीन कृषक वर्ग जमींदारों से प्रताड़ित था। जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिससे वह काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे। तो वह समय पर लगान न देने पर जमीन वापस छीन ली जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। बम्बई से ठाणे तक 1853 में प्रथम रेल भारत में चली थी। यद्यपि रेलवे लाइन बिछाने का बृहद स्तर पर कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स गार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। व्याख्या देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा प्रख्यात शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार तथा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। वो ब्रिटिश उपनिवेश के आलोचक थे। इन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हमेशा शोषणकारी बताया एवं आलोचना की। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन और सरकार भारत का शोषण कर रहे हैं। अंग्रेजी
राज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते थे, जिसे वे व्हाइट मैन मॉर्डन कहते हैं। उनका कथन है कि अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडलों के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ऑप्शन इनका राइट है, ऑप्शन बी राइट है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 में हुआ था। इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कहा जाता था। राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता था। 1892 में उन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में धन निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने पत्र इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में पहली बार भारतीय धन की निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी की अन्य पुस्तकें हैं जिसमें उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या दी थी। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया है दादा भाई नौरोजी की, जिसमें धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, रजनी पामदत्त ने कहा है वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। इन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रजनी पामदत्त ने कहा है कि वह साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया टुडे, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा है कि वह साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनी पामदत्त का यह कथन कांग्रेस की नरमपंथी विचारधारा वाले नेताओं के संदर्भ में है। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेताओं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले आदि का मानना था कि ब्रिटिश शासन को विस्थापित करने की बजाय इसमें सुधार लाया जाए। उनका विश्वास था कि संवैधानिक मार्ग को अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं सांसद के सामने रखना अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। इस व्यवस्था में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया गया था। इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आता था। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। इसके द्वारा सरकार को एक स्थायी आय प्राप्त होने लगी, जिससे भावी सरकारी खर्चों का बजट निर्मित करने में सुविधा होने लगी थी। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तट कर।
इसकी व्याख्या देखते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कई कारण थे। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना, भारत में कच्चे माल का निर्यात, भारत से कच्चे माल का निर्यात, भारतीय माल पर आते जाते समय पर कर, भारतीय शिल्पियों को अपनी रहस्य देने पर बाध्य करना, लंकाशायर व मानचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी तथा गुजराती भाषा में रफ्त गुफ्तार साप्ताहिक पत्र को निकाला। 1892 में फिनसबरी क्षेत्र में पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित हुए। 1886, 1893 और 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। फिर हम अगले जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नहीं, वीडियो बहुत फिर लंबी हो जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू आप लोगों को।